आर गोइंग टू स्टडी अबाउट यूनिट्स एंड मेजरमेंट एंड देन डायमेंशनल एनालिसिस, यानी कि मात्रक तथा मापन और फिर विमीय विश्लेषण। यूनिट्स एंड मेजरमेंट को पढ़ने के लिए वी नीड टू सम टर्म्स। फर्स्ट वन इज फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज। तो जो भौतिक राशियाँ होती हैं वो होती क्या हैं? द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड एंड यूज्ड टू डिस्क्राइब द फिजिकल फिनोमिनन, यानी कि ऐसी क्वांटिटीज जिनको कि मेज़र किया जा सकता हो, मापा जा सके, और जो आपके आसपास जो फिजिकल परिघटनाएं होती हैं यानी कि लॉज ऑफ फिजिक्स के होते हैं उनको डिस्क्राइब करने में भी जिनका यूज़ होता हो, जैसे कि मास, टाइम, टेम्परेचर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एक्सेट्रास। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़, यानी कि मूल राशियाँ। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बेस क्वांटिटीज़। बेस का मतलब जैसे कि घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे पहले बेस बनाते हैं, और पूरी की पूरी बिल्डिंग किस पर डिपेंड होती है? बेस पर, और बेस किसी पर भी डिपेंड नहीं करता। ऐसे ही मूल राशियाँ, यानी कि जैसे पेड़ होता है, पेड़ में जो जड़ होती है उसको मूल बोलते हैं। तो जड़ अनदर किसी पर डिपेंड नहीं करती, जबकि जड़ पर बाकी का पेड़ डिपेंड करता है। फाइनली कहने का मतलब क्या है फंडामेंटल और बेस से? द क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट या फिर डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज़, यानी कि ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि स्वतंत्र हों या फिर दूसरी अनदर क्वांटिटीज़ पर निर्भर ना हों। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ 7 तरह की होती हैं, यानी कि 7 हैं। फर्स्ट वन इज मास, द्रव्यमान, लेंथ, लंबाई, टाइम, समय, टेम्परेचर, ताप, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा, लिमिनियस इंटेंसिटी यानी कि ज्योति तीव्रता, कहने का मतलब प्रकाश की तीव्रता, एंड देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की मात्रा। सेकेंड वन इज डेराइव्ड क्वांटिटीज़, यानी कि व्युत्पन्न राशियाँ। इसके भी नाम से आपको पता चल रहा होगा, व्यू प्लस उत्पन्न, यानी कि उत्पन्न की गई। डेराइव्ड मतलब किसी और से डेराइव की गई। तो यानी कि द क्वांटिटीज विच आर डेराइव्ड बाय द फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी, या फिर द क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़, यानी कि ऐसी राशियाँ जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ यानी कि बेस क्वांटिटीज़ की टर्म्स में एक्सप्रेस की जा सकती हों, डेराइव्ड क्वांटिटीज़ बोलते हैं उनको, आर नोन एज डेराइव्ड क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज अ टर्म ऑफ लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ इज अ बेस क्वांटिटी एंड टाइम इज ऑल्सो अ बेस क्वांटिटी। तो ये बेस क्वांटिटीज़ की, टू बेस क्वांटिटीज़ की टर्म्स में एक्सप्रेस हुआ है स्पीड, इसलिए ये क्या हो गया? डेराइव्ड क्वांटिटी। ऐसे ही एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि स्पीड अपॉन टाइम एक तरह से। तो ये हो गया डेराइव्ड क्वांटिटी अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ये भी डेराइव्ड क्वांटिटी जो थी स्पीड, वो खुद ही फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म थी। तो ये हो गया। इसी तरह से फोर्स, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी एंड एक्सेलरेशन इज अ डेराइव्ड क्वांटिटी। तो इस तरह की क्वांटिटीज़ को, यानी कि जो एक या फिर दो या फिर ज़्यादा डेराइव्ड वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती हों, वो क्या हो गई? डेराइव्ड क्वांटिटीज़ हो गई। अच्छा, क्वांटिटीज़ पता चली होंगी। अब क्वांटिटीज़ के बाद चलते हैं यूनिट्स पर, यानी कि यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। भौतिक राशियों के मात्रक क्या होते हैं, यूनिट्स क्या होती हैं, या यूनिट होती क्या है? जनरली यूनिट क्या होती है? जिसमें कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं हम, उसको बोलते हैं यूनिट। तो यहाँ पर यूनिट को एक स्पेसिफिक दूसरी डेफिनेशन दी है हमने, द चूजन रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट in multiples of which a physical quantity is expressed is called the unit of that quantity। यानी कि एक रेंडमली आर्बिटरी चूज किया हुआ एक स्टैंडर्ड है मेजरमेंट के लिए। एक स्टैंडर्ड हमने चूज कर लिया मापन के लिए, यानी कि मेजरमेंट के लिए, जो कि हमें ये बताएगा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की माप में वो स्टैंडर्ड कितनी बार शामिल हुआ है। ठीक, अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, n इंटू यू। एन का मतलब n टेंड्स टू न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि आंकिक मान, इंटू यू टेंड्स टू
यूनिट। यानी कि किसी भी आपको या किसी भी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको दो टर्म्स में ये रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। जैसे कि किसी रॉड की लेंथ मेज़र करनी हो आपको, सपोज करो एक आपको रॉड दे दी गई या फिर एक लाइन दे दी गई और बोला गया कि इसकी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मेज़र करो, तो आप लेंथ को क्या बताओगे मेज़र करके? 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर कुछ बोलोगे। यानी कि मैं इसको 10 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर सपोज कर रही हूँ। लेंथ ऑफ अ रॉड इज 100 सेंटीमीटर। तो 100 यहाँ पर क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू, और सेंटीमीटर यहाँ पर हो गया यूनिट। यानी कि जिसमें मेज़र की जा रही है क्वांटिटी वो हो गई यूनिट। ठीक है, और ये कितनी बार इन्वॉल्व हुई? 100 टाइम्स। तो यानी कि जो ये यूनिट है वो ये बता रही है कि क्वांटिटी ये कितनी बार मेज़र करने में सम्मिलित हुआ, यानी कि यूज़ किया गया है। इसको लेंथ को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप जानते होंगे, 100 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसको मैं N1 बोल दूँ, N1, और इसको U1 बोल दूँ तो U1 इज इक्वल्स टू ये N2, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर चेंज हो गई और यूनिट भी यहाँ पर चेंज होगी, N2 इंटू U2। इसी तरह से कोई अनदर उसमें मेज़र किया हुआ होता, जैसे ये चेंज करने की हमें दो टर्म्स पता हैं और भी कोई होती तो N3 इंटू U3 हो जाता। फाइनली कहने का मतलब क्या है? N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2 इज इक्वल्स टू N3 U3 इज इक्वल्स टू N4 U4। इसका मतलब होता है N इंटू U इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट इज इक्वल्स टू होता है कॉन्स्टेंट। जब कॉन्स्टेंट होता है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ से आएगा N इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट अपॉन यूनिट। तो अगर हम यहाँ से कॉन्स्टेंट को हटाएं तो यहाँ से ये इक्वल की जगह प्रोपोर्शनल लग जाता है, तो n प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन यूनिट, यानी कि यूनिट छोटा है तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है यूनिट छोटा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा, और यूनिट बड़ा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा। जैसे सेंटीमीटर छोटा है यूनिट देन द मीटर, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है। मीटर बड़ा है सेंटीमीटर से तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा है। आपको ये समझ आ गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा मेज़र करने के लिए डिफरेंट सिस्टम, जैसे यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ मीटर, इस तरह से थे। ऐसे ही मेज़रमेंट के कुछ सिस्टम्स होते हैं, यानी कि पद्धतियाँ होती हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी कि मात्रकों की कुछ पद्धतियाँ हैं। फर्स्ट वन इज़ FPS, यानी कि F टेंड्स टू फुट, फुट लेंथ का यूनिट होता है। P टेंड्स टू पाउंड, ये मास का यूनिट होता है, और S टेंड टू सेकेंड, ये टाइम का यूनिट होता है। इस FPS सिस्टम को ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी बोलते हैं। सेकेंड वन इज CGS सिस्टम, इसे गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं। C4 सेंटीमीटर लेंथ के लिए है ये, G4 ग्राम मास के लिए, S4 सेकेंड, यानी कि ये क्या है? तीन बेसिक क्वांटिटी जो थी, मास, लेंथ और टाइम, उनको रिप्रेजेंट करते हुए है, यानी कि उनके मेजरमेंट को बताया हुआ है। थर्ड वन इज MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में M टेंड्स टू मीटर, यानी कि लेंथ का यूनिट मीटर, K टेंड्स टू किलोग्राम जो कि मास का है यूनिट, S टेंड्स टू सेकेंड जो कि टाइम का यूनिट है। ठीक, तो यानी कि हम जो वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको डिफरेंट सिस्टम्स में भी मेज़र कर सकते हैं। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? यानी कि हम मात्रकों को, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कौन सी है जिस पर कि सब जगह, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम का मतलब जो सब जगह वैलिड हो, तो SI बोल दो उसको, या फिर इंटरनेशनल सिस्टम बोल दो, एक ही बात है। तो ये है क्या? दिस सिस्टम इज मॉडिफिकेशन ऑफ द MKS सिस्टम, यानी कि MKS सिस्टम का ही मॉडिफिकेशन जो फॉर्म है वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। MKS सिस्टम में ओनली हम लेंथ, मास और टाइम को ले रहे थे। इन तीनों को छोड़कर बाकी की चार जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं इनको भी इंक्लूड किया गया है इसमें, और दो और सप्लीमेंट्री यूनिट्स को ऐड किया गया है, जो कि क्वांटिटी एंगल की यूनिट रेडियन और सॉलिड एंगल की यूनिट स्टेरेडियन, इसको
SR से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो ये सब थी फंडामेंटल यूनिट्स एक तरह से। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या हुई? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। दूसरी होती है डेराइव्ड यूनिट्स। तो डेराइव्ड क्वांटिटीज़ की यूनिट्स को डेराइव्ड यूनिट्स बोल देते हैं। और डेराइव्ड क्वांटिटीज़ किससे बनती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज से। यानी कि जो यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स से मिलकर बनेंगी वो क्या हो जाएंगी? आपकी डेराइव्ड यूनिट्स हो जाएंगी। ठीक है, तो अब आप यूनिट्स बनाना सीख गए होंगे। जैसे कि मैं आपको दूं कि आपको कुछ यूनिट्स बनानी है, एनर्जी की यूनिट बनानी है, तो वैसे तो आप जानते हैं जूल है, लेकिन जूल को फंडामेंटल यूनिट की टर्म में आप कैसे बनाएंगे? आप क्या करेंगे? फोर्स एनर्जी इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्क, यानी कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज़ नोन एज एनर्जी। तो आप क्या करेंगे? W इंटू एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क, और वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स की यूनिट वैसे तो आप जानते हैं, लेकिन फोर्स की यूनिट भी बना लो, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। मास की यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट, अब आप एक्सेलरेशन सोचोगे ये कहाँ से आएगा? तो एक्सेलरेशन आपने पढ़ा होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, और वेलोसिटी की यूनिट वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट तो मीटर अपॉन टाइम इंटू टाइम, यानी कि सेकेंड स्क्वायर इंटू ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट, इसकी भी यूनिट मीटर, तो ये आ जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये किसकी यूनिट हो गई? एनर्जी की। यानी कि ये किलोग्राम क्या है? मास की यूनिट। मीटर क्या है? लेंथ की यूनिट। सेकेंड क्या है? टाइम की यूनिट। ये फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म में एक आपने यूनिट डेराइव की, जिसको कि आप डेराइव्ड यूनिट भी बोल देते हैं। ठीक, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ने वाले हैं। डायमेंशनल एनालिसिस यानी कि विमीय विश्लेषण। तो डायमेंशनल एनालिसिस में हमको सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज डायमेंशंस। तो डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? डायमेंशन किसकी लेंगे हम? फिजिकल क्वांटिटी की। तो वो होती क्या है? भौतिक राशियों की विमाएं क्या होती हैं? डायमेंशन का मतलब विमा। ठीक, डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स or exponents to which the base or fundamental quantities are raised to represent that quantity। मतलब जो मूल मात्रक यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, उन पर जो चढ़ाई जाने वाली घातें होती हैं, यानी कि पावर्स होती हैं चढ़ाई जाने वाली। कैसी पावर्स? जिससे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जा सके, उसे बोलते हैं हम डायमेंशंस। अब डायमेंशन जो होती हैं वो डायमेंशनल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हम किसी भी क्वांटिटी को जब लिखते हैं वो डायमेंशनल फार्मूला की टर्म्स में लिखते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या है? दैट एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट्स हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटीज आर इंक्लूडेड इन दैट क्वांटिटी। यानी कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कि ये बताए कि कैसे और कौन सी क्वांटिटी कैसे और कौन सी क्वांटिटी इंक्लूड है किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने में, यानी कि कैसे और कौन सी क्वांटिटी की यूनिट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने में सम्मिलित हुई है। तो ये कैसे लिखा जा सकता है? सपोज करो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कि लेंथ हो गई, या फिर फोर्स हो गया, या फिर एनर्जी हो गई, उसको बोलते हैं हम, यानी कि जिसको मेजर किया जा सके वो फिजिकल क्वांटिटी। वो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया हमने, मास m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। यानी कि हम MKS में क्या लेते हैं? 3 बेसिक क्वांटिटी लेते हैं, जिनमें मास लेते हैं, लेंथ लेते हैं और टाइम लेते हैं। तो हम उसी MKS सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो मास की पावर a, लेंथ की पावर b और टाइम की पावर हमने ले ली c। तो हमने अभी अभी ऊपर बोला है डायमेंशंस को, फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन क्या होती है? पावर्स होती हैं। तो यहाँ पर मास की पावर है a, तो मास की डायमेंशन क्या है? a। लेंथ की पावर है b, तो यहाँ पर लेंथ की डायमेंशन क्या है? b। टाइम की पावर है c, तो टाइम की डायमेंशन होगी यहाँ पर c। अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि कैसे ये हमने बना दिया। जैसे कि वेलोसिटी एक टर्म है, ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, डिस्प्लेसमेंट किसका टर्म है? लेंथ का, अपॉन टाइम।
तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ को L से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को T से, तो ये L/T हो गया एक तरह से। ठीक, तो L/T को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई कर रही हूँ, L/T इज इक्वल टू L इंटू टी की पावर -1, ऊपर ले जाते हैं तो पावर -1 हो जाती है। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है, L की पावर 1 T की पावर -1 भी बोल सकते हैं इसे। तो ये क्या हो गया, L की पावर 1 T की पावर -1, इसमें मास इंक्लूडेड नहीं है तो मास की पावर 0। तो यानी कि इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ वेलोसिटी का वो हुआ m की पावर 0 L की पावर 1 T की पावर -1, और डायमेंशनल फॉर्मूला को हम इस ब्रैकेट में क्लोज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। अब इसी तरह से फोर्स क्या होता है, फोर्स की डायमेंशन देखते हैं। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की डायमेंशन बनानी पड़ेगी पहले आपको। एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे आप, ये होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम होगा ये। अब वेलोसिटी की डायमेंशन आपने ऊपर बनाई है, वेलोसिटी की डायमेंशन है LT-1 अपॉन टाइम की है T, तो अगर इसको ऊपर ले जाओगे तो LT-2 हो जाएगा। ठीक, एक्सेलरेशन की डायमेंशन हो गई LT-2, इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं हमेशा, ये जो इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास की पावर 1 इंटू एक्सेलरेशन की पावर LT-2, तो ये हो गई आपकी फोर्स की यूनिट। इसी तरह से कुछ और क्वांटिटीज़ हैं और उनकी डायमेंशंस हैं, डायमेंशनल फार्मूलाज हैं, जो कि हम अपेंडिक्स A9 NCERT बुक से पेज नंबर 214 पर चलते हैं, देखते हैं। अभी देखिएगा, हम पेज नंबर 214 NCERT में अपेंडिक्स 9 डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ पर आए हैं। जैसे इन्होंने एरिया की डायमेंशन बनाई, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ L इंटू ब्रेथ भी लेंथ का ही एक फॉर्म है L, तो L की पावर यानी कि L इंटू L स्क्वायर, L की पावर 2। इसको कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, M की पावर 0 L की पावर 2 T की पावर 0, क्योंकि सिर्फ इसमें L है, M की कोई डायमेंशन नहीं है तो M की पावर 0, T की डायमेंशन नहीं है तो T की पावर 0। इसी तरह से वॉल्यूम, मास डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन अभी बनाकर दिखाई, फोर्स अभी बनाकर दिखाई। अब देखिएगा पावर, वर्क अपॉन टाइम। वर्क यानी कि एनर्जी की डायमेंशन, ये आप देखिएगा अभी अभी बनाई थी हमने, mL/T-2 अपॉन टाइम यानी कि T, तो mL/T-3 हो गया। ठीक, इसी तरह से आप बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इस बुक से आप चेक करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यानी कि हम डायमेंशनल एनालिसिस को क्यों पढ़ रहे हैं, उसका एप्लीकेशन क्या है। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस को हम पढ़ेंगे, इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। तो उन एप्लीकेशंस को पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात देख लीजिएगा, यहाँ पर मैंने नोट दिखाया है। ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी एडिड और सबट्रैक्टेड विच हैव सेम डायमेंशंस, यानी कि ऐसी क्वांटिटीज़ ही ऐड की जा सकती हैं, सबट्रैक्ट की जा सकती हैं जिनकी की डायमेंशंस सेम हो। जिनकी डायमेंशन डिफरेंट होंगी उनको ऐड नहीं किया जा सकता और ना ही उनको सबट्रैक्ट किया जा सकता एक दूसरे में से। ठीक, जैसे कि मैं आपको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे रही हूँ, 2 में से 3 को आप सबट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन 2 में से 3x को आप सबट्रैक्ट करके क्या रिजल्ट देंगे, मतलब ये इक्वेशन तो बन जाएगा लेकिन रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ रिजल्ट मिलेगा -1। ठीक है, तो यानी कि ये तो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था। इसी तरह से जैसे मैथमेटिक्स में होता है, इसी तरह से यहाँ पर भी जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो डायमेंशंस होती हैं वो सेम होती हैं, उन्हीं को ऐड किया जा सकता है और उन्हीं को सबट्रैक्ट भी किया जा सकता है। अब यूजेस पर चलते हैं, यानी कि अनुप्रयोगों पर चलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के। फर्स्ट वन इज़ टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना, इसका फर्स्ट यूज। तो ये क्या है, दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स सेम वॉट एवर सिस्टम इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट, यानी कि कोई सा भी सिस्टम यूज किया जाए मेजरमेंट के लिए, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। जैसे आपने अभी पढ़ा था N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2,
इज इक्वल टू N3U3, यानी कि N इंटू यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पढ़ा था आपने, यानी कि भौतिक राशि का परिमाण नियत रहता है चाहे उसे मापने के लिए कोई भी पद्धति उपयुक्त क्यों ना की गई हो। तो यहाँ से N1U1 यानी कि एक सिस्टम में जो MKS, CGS, FPS आपने सिस्टम पढ़े थे, एक सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू उसी सिस्टम में यूनिट इज इक्वल टू होता है दूसरे सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट के। यानी कि अगर आपको सपोज करो कोई एक टर्म दी है 100 सेंटीमीटर, उसको आपको हाउ मेनी मीटर्स, यानी कि ये N2 इंटू M मीटर, तो N2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करेंगे, N2 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर अपॉन मीटर, यानी कि N1 इंटू U1 अपॉन U2। ठीक, तो N2 इज इक्वल टू N1 U1 अपॉन U2। तो सो इफ अ क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय, अगर मान लो किसी क्वांटिटी को डायमेंशनल फॉर्मूला की फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c, तो उसे कैसे लिखेंगे हम इस N2 इज इक्वल टू N1 इंटू U1 अपॉन U2 की टर्म में। N1 इंटू यूनिट को हम किस किस टर्म में लेते हैं, मास, लेंथ और बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म्स में, यानी कि MKS सिस्टम जो पढ़ा था हमने, तो मास, लेंथ और टाइम। तो मास इन वन सिस्टम अपॉन मास इज इन अनदर सिस्टम, लेंथ इन वन सिस्टम अपॉन लेंथ इन अनदर सिस्टम, टाइम इन वन सिस्टम अपॉन टाइम इन अनदर सिस्टम। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं कैसे चेंज करते हैं, आपको तब समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल दिया है हमने, कन्वर्ट 1 न्यूटन, न्यूटन जो होता है वो फोर्स का MKS सिस्टम में यूनिट है, इनटू डाइन, डाइन क्या है, फोर्स का CGS सिस्टम में यूनिट, यानी कि फोर्स के यूनिट न्यूटन को, 1 न्यूटन को CGS पद्धति के यूनिट डाइन में बदलना है आपको। ठीक, तो 1 यूनिट क्या है, MKS सिस्टम में फोर्स का यूनिट है। तो हमें क्या क्या गिवन है, N1 न्यूमेरिकल वैल्यू है 1 और U1 यानी कि न्यूटन, न्यूटन कहाँ किस में जाएगा, F इज इक्वल टू MA से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, M इंटू A, मास का यूनिट M, A होता है LT माइनस 2, अभी पढ़ा था हमने, यानी कि किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर माइनस 2, किलोग्राम L4 मीटर और T4 सेकेंड की पावर माइनस 2, तो ये हो गया किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर माइनस 2। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या हो गया, M L T माइनस 2। ठीक, तो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, इससे आप जानते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसे ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक, N1 पता चल गया है, न्यूमेरिकल वैल्यू इन MKS सिस्टम, U1 है यूनिट इन MKS सिस्टम, N2 है न्यूमेरिकल वैल्यू आपको जो फाइंड आउट करनी है इन CGS सिस्टम, और U2 है यूनिट इन CGS सिस्टम जो कि डाइन है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को मास, लेंथ और टाइम की टर्म में डिवाइड कर कर लिख देंगे, क्योंकि हमारा फोर्स मास, लेंथ इंटू टाइम की टर्म में होता है, फोर्स का यूनिट आप ये पढ़ चुके हैं। तो इसको जवाब लिखेंगे, N2 इज इक्वल टू N1 की वैल्यू, यानी कि MKS में N1 की वैल्यू दी है 1, ये रही 1, इंटू MKS में ये क्या था, किलोग्राम, मास का यूनिट किलोग्राम, CGS में क्या होता है, ग्राम, CGS आपको CGS में चेंज करना है ना U2 में, L1 क्या है, मीटर, और CGS में क्या होता है, ये सेंटीमीटर, और सेकेंड हर किसी में सेकेंड होता है ये। ठीक, यहाँ से सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 की पावर माइनस 2 यानी कि 1। अब इसको आप वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, ठीक, की पावर 1। यहाँ से 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, यानी कि आप दोनों यूनिट्स को सेम कर लेंगे, ऊपर नीचे की यूनिट्स को सेम कर लेंगे। ठीक, सेकंड से सेकंड कट गया तो ये रह गया 1 की पावर माइनस 2, यानी कि 1/1 की पावर 2 कह दो, या फिर ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, तो 1 इंटू ये इंटू ये बचा, और ये इसकी वैल्यू 1 होगी, तो ये हो गया 3 और 2, यानी कि 10 टू द पावर
5, n2 की वैल्यू आ गई 10⁵, ठीक। तो ये n2 की वैल्यू है। अब फोर्स को CGS में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फोर्स इज इक्वल्स टू न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई आपकी 10⁵, इंटू यूनिट है डाइन, यानी कि डाइन को कैसे भी लिख सकते हैं 10⁵ ग्राम, ये होता है ना मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू सेंटीमीटर इंटू सेकेंड की पावर -2। इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टाइम।